हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हेलो मेरी एटम्स आर्मी, कैसे हो तुम सब लोग। आई होप बहुत बढ़िया होगे। आई होप आप सबकी हेल्थ भी ऑसम होगी, होनी भी चाहिए। एटम्स आर्मी हो आप, जल्दी से मुझे हाई फाई दे दो, क्योंकि आपकी अनुभा मैम, आपकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर आपके लिए आज लेके आई है 20 मिनट सीरीज। इसका मतलब क्या है, हम हर एक चैप्टर को उमंग सीरीज में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। हम वन शॉट पूरा करके एक एक पॉइंट को एक वीडियो में भी पूरा करा चुके हैं। अब बारी है एक क्विक रिवीजन की, कि अगर आपको पास टाइम की कमी हो, आपका कोई टेस्ट हो या फिर आप 2-3 बार पढ़ चुके हो चैप्टर को, आपको क्विक रिवीजन चाहिए। क्विक रिवीजन तो बनता है बॉस टाइप्स, ठीक है। तो ये वीडियो सुपर हेल्पफुल होगी। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं समराइज करने वाली हूँ इस सेशन में, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए इस सेशन में, और एक थम्स अप तो दे ही दीजिए। मेरे पूरे वीकली शेड्यूल का प्लान यहाँ पे लिखा है। अगर आपने कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस कर दी है, प्लीज इसको देख लीजिए अच्छे से, और अगर कोई मिस हो गया तो आप दोबारा जाके इस चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। एसिड बेसिस सॉल्ट शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ऑलरेडी डन। तो अगर नहीं देखा है तो देख लेना, लाइक जरूर करना वीडियो को पसंद आए तो, और डेफिनेटली दोस्तों को भी भेजना, क्योंकि एजी मैम सिखाती है ना, बी लाइक कार्बन, शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। तो चलिए, अभी आपका वक्त शुरू होता है। ऑलमोस्ट 1.5 मिनट हो गया वीडियो को शुरू करने से पहले। अब हम स्टार्ट करेंगे, और 20 मिनट में चलो उसको जल्दी से आपको मैं समराइज कराती हूँ। एसिड कौन होते हैं बच्चों? एसिड वो सब्सटेंस है जो खट्टे होते हैं, ठीक है। अगर मैं बेस की बात करूँ, ये थोड़े बिटर होते हैं। एंड सॉल्ट, डेफिनेटली सॉल्टी टेस्ट करते हैं। आई होप आपने घर में नमक तो खा के देखा होगा, बट मैं बता दूं, इनमें से बहुत सारे सॉल्ट भी थोड़े बिटर या सावर हो सकते हैं, ठीक है। उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो एसिड की एक प्रॉपर्टी है कि ये हाइड्रोजन आयन देता है पानी के अंदर, आपको पता ही है, क्योंकि पानी इसको तोड़ने में मदद करेगा। पानी अपने अंदर एक एनर्जी कैरी करता है जो होती है हाइड्रेशन एनर्जी, उसकी वजह से ये टूट जाएंगे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। H पॉजिटिव सबसे छोटा कैटायन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी उससे ले लिया, तो हाइड्रोजन बेचारा सिर्फ प्रोटॉन कैरी कर रहा है, ये एक प्रोटॉन है, नथिंग एल्स। तो पानी आके इसके चिपक जाएगा कि भाई मैं तेरे को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता हूँ। इसको जोड़ के लिखो, 3 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो ये क्या बना रहा है? हाइड्रोनियम आयन। तो पानी के अंदर जब भी आप एसिड डालते हो, उसका एसिडिक बिहेवियर क्यों आता है? आइदर यू कैन से H पॉजिटिव एक्वस आयंस की वजह से, या दूसरा रीजन क्या है, उसके अंदर हाइड्रोनियम आयन है, एक ही बात है, ठीक है। अगर बेस की बात करूं, आप इसको पानी के अंदर डालोगे तो क्या रिलीज करेगा? बेस इस बॉन्ड को तोड़ देता है, OH अलग हो जाते हैं, सोडियम आयन अलग हो जाते हैं, एंड पानी में जब OH एक्वस आयन हो तो वो बेस कहलाता है। थोड़ा सा बिटर, कुछ बेस स्लिपरी भी होते हैं, ठीक है। वो बेस जो पानी में पूरी तरीके से घुल जाते हैं, उनको हम एल्कली भी बोलते हैं। एल्कलीज आर दोज बेसेस, बेस का वो एक कैटेगरी है जो वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड एक नमक का सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ये बनता कैसे है नमक? जब आप किसी एसिड और बेस को मिला देते हो, एसिड और बेस के मिलाने से मुझे सॉल्ट मिलता है अलोंग विद वाटर, और सॉल्ट का नेचर अलग अलग हो सकता है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ठीक है। ये एक रफ ओवरव्यू था जो मुझे लगता है आप सबको पता होनी चाहिए। अब अगर मैं एसिड की बात करूं, उसको मैं अलग करना चाहती हूँ कि वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, सो एज विद बेस। तो अगर एसिड को मैं स्ट्रॉन्ग कहूं, इसका मतलब क्या है? ये देखो, कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड तब कहलाएगा व्हेन इट हैज हायर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। जब उसके पास बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस होंगे ना, तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। और बहुत सारे हाइड्रोजन आयन कब होंगे? जब कोई भी एसिड पूरी तरीके से डिसोसिएट कर जाता है। तुमने पानी में डाला, उसमें फॉरवर्ड एरो दिखाओगे, पूरी तरीके से वो टूट गया। कि मान लो 100 HCl लिए, तो पूरा का पूरा 100 टूट गया, 100 H आयन दे रहा है और 100 ही क्लोराइड आयन दे रहा है। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड शोज कंप्लीट आयनाइजेशन, पूरी तरीके से उसको आयनाइज कर देता है, तोड़ देता है, सारे हाइड्रोजन आयन फ्री हो जाते हैं। बट स्टार मार्क आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, कोई भी एसिड या बेस 100% आयनाइज कोई नहीं होता है, ठीक है। ये बस एक मिथ है, बट आपको आसान भाषा में समझाने के लिए ये बता दिया मैंने। अब कोई भी एसिड वीक कब होगा? एसिड वीक तब होगा जब वो पूरी तरीके से डिसोसिएट ना कर पाए, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि उसका हाइड्रोजन अच्छे से बॉन्डेड है विद द अदर एटम, वो आसानी से टूट नहीं सकता। तो वो वीक एसिड है कि सारे हाइड्रोजन आयन फ्री होना ही नहीं चाहते। जनरली उसके लिए ये वाला एरो लगाते हो, डबल हेडेड एरो, कि वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है और आपको आयन दे रही है, एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन, लेकिन कुछ एसिटेट हाइड्रोजन आयन फिर से मिलके बैकवर्ड जाते हैं और मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो वीक एसिड जब आप लेते हो पानी में, तो वो उसके अंदर मॉलिक्यूल भी पड़े होते हैं और ये आयंस भी पड़े होते हैं। लेस हाइड्रोजन आयन है, दैट मीन्स इट्स अ वीक एसिड। एंड सेम गोज विद बेस ऑल्सो। बेस का भी मतलब जो बेस पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाए, पूरी तरीके से क्या हो जाए बच्चों,
आयोनाइज हो जाए वो कैसा बेस है, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे NaOH KOH। वीक कौन होगा? जो पार्शियल आयनाइजेशन शो करेगा, पूरी तरीके से जो डिसोसिएट नहीं हो सकता, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जैसे मेरा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये सब के सब वीक है। ठीक है, ये मेरा वीक, वो मेरा वीक बेस है, मेरा वीक एसिड है, और ये मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड में आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ये ले सकते हो। कुछ पता होने चाहिए। इतनी बात क्लियर है बच्चों? इतनी बात क्लियर है तो बताओ, फिर अगली बात बताती हूँ। ठीक है बच्चों, अब सेकंड कैटेगरी ये आती है कि मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि कोई मेरे को गिवन सब्सटेंस जो दिया है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, या एसिड या बेस है कि नहीं। उसमें हमारे कौन हेल्प करते हैं? इंडिकेटर। लेकिन उससे पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट डाउट बच्चों को होता है कि मैम अगर मेरा एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब ये है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है, क्या इनमें कोई कोरिलेशन है? तो बच्चों नहीं है। कोई भी एसिड कॉन्सेंट्रेटेड होगा कि डाइल्यूटेड होगा, ये उसकी किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पे। उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, मतलब उसमें तुमने कितना एसिड डाला है, कितना पानी डाला है। कंसंट्रेशन 9th में पड़ गया, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन को बनाने के लिए तुमने कितना एसिड डाला है? ज्यादा एसिड डाला है तो कॉन्सेंट्रेटेड है, कम एसिड डाला है तो वो डाइल्यूटेड है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को आप डाइल्यूटेड एसिड बना सकते हो, कैसे? पानी डाल के। लेकिन एसिड में पानी कभी मत डालना, क्योंकि बहुत ही एक्सोथर्मिक होती है। तुमने लिया पानी और पानी के अंदर तुम एसिड डालो, और वो भी एसिड कैसे डालोगे? ड्रॉप बाय ड्रॉप डालो, मिक्स करते रहो, स्वर्ल करते रहो, ताकि वो जितनी हीट निकल रही है वो धीरे धीरे डिसिपेट हो जाए पूरे सोल्यूशन में, आप उसको कंट्रोल कर सको। ग्रेजुअल अमाउंट में एनर्जी निकल रही है। एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं किसी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का, डाइल्यूशन मतलब वाटर या कोई भी सॉल्वेंट ऐड कर देना ताकि उसकी कंसेंट्रेशन कम हो जाए, तो कैसे करते हैं? एसिड को वाटर में डालते हैं, सो एज विद बेस भी कंसेंट्रेटेड हो सकता है, डाइल्यूटेड भी हो सकता है। इसका स्ट्रॉन्ग या वीक बेस से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग या वीक हम उसके डिसोसिएशन पे बताते हैं, और कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड हम किस पे बताते हैं? उनकी स्ट्रेंथ पे, उनके कंसंट्रेशन पे बताते हैं। ठीक है, ये बात याद रहेगी। चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर मुझे कुछ आपको एग्जाम्पल देने हो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस के, आप ये याद कर सकते हो। एसिटिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी मैं आपके लिए लिख देती हूँ। ये कौन सा है? ये मेरा एसिटिक एसिड है, ये मेरा HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारे वीक है। HCl हो गया मेरा, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, HCl के बाद अगर मैं बात करूं नाइट्रिक एसिड की, ये भी स्ट्रॉन्ग है। सल्फ्यूरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग है। HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग है HCl की तरह। ठीक है, अब अगर मैं अमोनिया की बात करूं, ये एक वीक बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं, ये भी वीक है। पिरिडीन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये बेंजीन के रिंग में एक कार्बन को हटा के नाइट्रोजन, याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये रखो पिरिडीन है। नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, याद कर लो इनको, कुछ पता होने चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, कॉम्बिनेशन पे आप सॉल्ट का नेचर डिफाइन कर सकते हो। अब बात आती है कि जैसे मैंने बताया था आपको, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि मेरे को जो सब्सटेंस मिला है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। पहली बात एसिड है कि बेस है, उसको हम इंडिकेटर की हेल्प से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जो ये बता सकते हैं अपना कलर चेंज करके, क्योंकि वो डाई होते हैं, अपना कलर इंपार्ट करके कि गिवन सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। अगर मैं लिटमस की बात करूं तो लिटमस का एक्चुअल कलर रेड है, एसिड के अंदर भी वो रेड कलर देता है, और बेस के अंदर वो कौन सा कलर देता है? ब्लू। ब्लू लिटमस की बात करूं, ब्लू लिटमस का अगर मैं कलर बताऊं तुम्हें, अरे हाँ, ये एक्चुअली इधर एक्चुअल कलर है, बीच में हम हमेशा नेचुरल कलर लिखते हैं। ठीक है, ये उसका नेचुरल कलर है, एंड इधर A पहले आता है तो एसिड, B बाद में आता है तो बेस। ठीक है, तो ऐसे है, एक्चुअल कलर रेड है, एसिड में रेड रहेगा, बेस में ब्लू। ब्लू लिटमस ब्लू है, बेस में ब्लू रहेगा और एसिड में रेड। इसको कैसे याद कर सकते हो? आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एप्पल्स आर रेड। ठीक है, एप्पल्स आर रेड एंड ब्लूबेरीज आर ब्लू। इसका क्या मतलब है? एप्पल एसिड रेड, ब्लूबेरी ब्लू बेस। ठीक है, ट्रिक है याद करने की।
रेड कैबेज पर्पल कलर की होती है, नाम रेड कैबेज है। एसिड के अंदर थोड़ा रेडिश पिंक कलर दिखाता है, बेस के अंदर वो ग्रीनिश कलर दिखाएगा तुम्हें। टर्मरिक येलो कलर का होता है, एसिड में कोई कलर वो चेंज नहीं करेगा, वो येलो ही रहेगा, लेकिन बेस में उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। फिनोल्फ्थलीन कलरलेस होता है, एसिड के अंदर भी कलरलेस रहेगा, बेस के अंदर वो मेजेंटा पिंक कलर दिखाता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। इवन रॉय क्या है मेरा याद करने का तरीका, अगर मैं बात करूं हमारा मिथाइल ऑरेंज की, मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर देगा और बेस के अंदर येलो कलर देगा, ये याद कर लो, याद ही होगा आई एम श्योर। आई विल गिव यू द PDF ऑल्सो, तो आपको ऐसे अभी इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं एसिड और बेस की। जब कोई एसिड मेटल के साथ, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, एक्टिव मेटल कौन सी होती है, जो इस हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, वो उसको डिस्प्लेस करके उसका सॉल्ट बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है। हाइड्रोजन कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इट विल बॉन्ड विद पॉप साउंड, बर्निंग मैचस्टिक लेके आए तो तुम। अगर एसिड के अलावा बेस की रिएक्शन बताऊं तो मेटल के साथ, तो कुछ ही मेटल है जो बेस के साथ रिएक्ट कर सकती है, क्योंकि दोनों का नेचर बेसिक होता है। जब आप उनको बेस के साथ रिएक्ट कराओगे, कैसे रिएक्ट करेगा, मेटल का सॉल्ट सोडियम जिंक के साथ रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। एल्यूमिनियम लूं तो एल्यूमिनियम के साथ सोडियम कनेक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट। जैसे सोडियम पहले क्यों आया बच्चे, सोडियम इसलिए पहले आया क्योंकि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। इनको याद कर लो, फॉर्मूला में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। डिटेल से लॉजिक वगैरह सब मैंने बताए हैं पहले भी। अगर तुम एसिड को रिएक्ट कराओ मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से, तो क्या होता है, तो वो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट वाटर और CO2, क्योंकि यहाँ ये जो भी दिखाना है CO2 में टूटेगा। जैसे HCl को मैंने कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करा, कैल्शियम क्लोराइड बना, वाटर बना और CO2। सल्फ्यूरिक एसिड को मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कराया, देखो मैग्नीशियम सल्फेट बना, H2 यहाँ से ऑक्सीजन ले जाएगा, वाटर बना और यहाँ पे क्या बच जाएगा, CO2 गैस। CO2 को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सॉल्ट, ये अगर आप लाइम वाटर से पास करोगे वो मिल्की हो जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखना। अब इन एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करा दे तो, और प्लीज याद रखना बेस की रिएक्शन मेटल के कार्बोनेट या मेटल के बाइकार्बोनेट से नहीं होती, बिकॉज बोथ हैज द सेम नेचर। एसिड बेस आपस में रिएक्ट कराओगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सॉल्ट वाटर, हीट निकलती है, तो इनको आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हो, याद रखना। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है, मेटल के ऑक्साइड बेस होते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, H2O वाटर एंड मैग्नीशियम सल्फेट। ये भी बेस है, मेटल के हाइड्रोक्साइड, मेटल के ऑक्साइड बेस होते हैं, तो OH के साथ मिलके पानी मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ मिला के मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, अगर मैं मेटल के ऑक्साइड की बात करूं, ये बेसिक है, इसीलिए एसिड के साथ सॉल्ट वाटर दे रहे हैं, लेकिन नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। तो अगर ये एसिडिक है तो बस किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, बेस के साथ, ना कि एसिड के साथ। फेमस एग्जांपल है, मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, CO2 से रिएक्ट कराया, ये बेस ही एसिड, सॉल्ट बनेगा सोडियम कार्बोनेट और यहाँ से पानी निकल जाएगा। ये सेम रिएक्शन आप किसमें भी कर सकते हो, लाइम वाटर में, ये मेरा बेस है, ये मेरा एसिड है CO2, रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना। तो इन अ वे दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बच्चों। ठीक है, ये भी एक टाइप की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्लियर है? हाँ जी बच्चों, बता दो जल्दी से, ऑल क्लियर, ऑल डन। चलिए बहुत बढ़िया। अब समझते हैं कि अगर मुझे ये आइडेंटिफाई करना हो कि एसिड है बेस, हम जान चुके इंडिकेटर हेल्प करते हैं, तो एक और इंडिकेटर है, वो सिर्फ ये नहीं बताता कि एसिड है या बेस है, वो ये भी बताता है कि वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं pH इंडिकेटर, जिसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोलते हैं। यूनिवर्सल, अरे मैम की हैंडराइटिंग तो और खराब हो गई, ये क्या हो रहा है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर में हम क्या करते हैं, बहुत सारी डाइस को बच्चे मिक्स कर देते हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैनमेड हो, और वो डाइस का मिक्सचर जो है ना, वो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, क्योंकि वो pH सेंसिटिव होता है, वो अलग अलग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस पे अलग अलग कलर देता है, और ऐसे में वैरायटी ऑफ कलर देखने को मिलते हैं। इस स्केल को किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था। सोरेनसन ने कौन से सन में, 1909 में एक ये स्केल दिया जो 1 से 14 कुछ बुक कहती है 0 से 14 तक चलता है। ठीक है, तो हम NCERT को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो 0 से 14 तक चलता है। उसने बोला
कि किसी सोल्यूशन का पीएच क्या बताता है, पी होता है पावर, पोटेंस होता है, एक्चुअली पोटेंस का मतलब वही है पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये चाहे कोई सोल्यूशन एसिड है, न्यूट्रल है, बेस है, सब में हाइड्रोजन आयन तो प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि जब एसिड टूटता है, पहली बात तो एक्वा सोल्यूशन होता है, पानी पड़ा है तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव देगा, पानी है तो पानी भी तो टूट के H पॉजिटिव OH देगा। इवन इन केस ऑफ बेस NaOH, जब तुमने एक्वस लिया तो बेस टूट के Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव तो दे रहा है, क्योंकि वो पानी में पड़ा है, पानी भी तो टूटेगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। और अगर सिर्फ पानी की बात करो, जो एक न्यूट्रल सोल्यूशन था, ये एसिड है, ये बेस है, ये एक न्यूट्रल सोल्यूशन है, पानी कैसे टूटता है? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, इवन इन एसिड, इवन इन बेस, इवन इन न्यूट्रल सोल्यूशन, सब में हाइड्रोजन आयन होते हैं। ठीक है, OH भी होते हैं, बट उसने कौन सा वाला स्केल को चूज किया था? हाइड्रोजन को। उसने बोला किसी सोल्यूशन में जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे उसका पीएच उतना ही कम होगा। कंसंट्रेशन, ये ब्रैकेट कंसंट्रेशन को बताता है, स्क्वायर ब्रैकेट। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पीएच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे उसका पीएच उतना ही कम होगा, यानी कि यहाँ पे होगा 0, 1, 2, सबसे कम पीएच है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड को देगा। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो 3, 4 है तो ये मेरा थोड़ा माइल्ड एसिड हो गया, 5, 6 ये मेरा वीक एसिड हो गया। जब हाइड्रोजन आयन मिनिमम है, लाइक हियर मिनिमम है, तो पीएच सबसे ज्यादा है, तो पीएच सबसे ज्यादा यहाँ है, यानी कि वो क्या है? बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पे थोड़ा माइल्ड बेस हो गया, यहाँ पे थोड़ा वीक बेस हो गया। और एक पॉइंट ऐसा आता है जो दोनों का एकदम मिड पॉइंट है, जहां पे हाइड्रोजन आयन और OH आयन एकदम इक्वल हो जाते हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ना एसिडिक है ना बेसिक है, वो न्यूट्रल है, वो pH 7 है। ठीक है, वो pH 7 है, यही pH स्केल है। 7 से पहले सारे एसिड है, जितना कम वैल्यू होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उतने ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे। 7 के बाद बेस है, जितनी स्ट्रॉन्ग वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू होगी, उतना स्ट्रॉन्ग बेस है। और OH आयन इधर इंक्रीज करते जा रहे, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता जा रहा है। कलर पीएच पेपर पे कैसे कलर मिलेगा? यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम पेपर की फॉर्म में रखते हैं, पेपर को डिप करके निकाल के उसकी स्ट्रिप्स बना लेते हैं पीएच पेपर। और कलर कैसे चेंज हो रहा है बच्चों, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। कलर चेंज हो रहा है, वॉयलेट, इंडिगो होता नहीं, अंग्रेज ले गए, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। थोड़ा सा रफ आइडिया, स्ट्रॉन्ग बेस वॉयलेट कलर देंगे, माइल्ड बेस ब्लू कलर देंगे, वीक बेस ग्रीनिश ब्लू कलर देंगे, 7 वैल्यू यानी कि जो मेरा प्योर न्यूट्रल सोल्यूशन है वो ग्रीन कलर देगा, वीक एसिड मेरे ग्रीनिश ब्लू कलर देंगे, फिर थोड़ा सा येलोइश कलर आ गया, ग्रीनिश ब्लू नहीं, येलोइश ग्रीन, सॉरी येलोइश ग्रीन, यहाँ पे थोड़ा येलो कलर मिलेगा। फिर माइल्ड एसिड मेरा थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर दे रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड मेरे रेड कलर दे रहे हैं। ऐसे रफ आइडिया रखोगे, इट इज मोर देन इनफ। तो हमारे घर में जो सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे मिल्क स्लाइटली एसिडिक होता है, टोमेटो जूस एसिडिक है, कॉफी एसिडिक है, ठीक है, लेकिन ब्लीच हो गया, सोप हो गया, ये बेसिक है। तो इन चीजों को ध्यान रखो। हमारा ब्लड जो है उसका पीएच कितना होता है? 7.2 से 7.4। हमारा बॉडी एक स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में बेटर वर्क करता है, याद रखिए। और इस पीएच को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे स्टमक में HCl है, क्यों? जो भी खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ब्रेक डाउन करके, ठीक है। नहीं हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इनडाइजेशन हो जाता है, फिर हम नींबू पानी पीते हैं। लेकिन जब ज़्यादा एसिड क्रिएट हो जाए आपका ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह खाने से, तो एसिडिटी हो जाती है, पेट जलने लगता है। उस टाइम पे आप क्या करते हो? एंटासिड लेते हो। तो वही है कि पीएच को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। एंटासिड इसीलिए लिया, वो एंटासिड आपका बेकिंग सोडा भी हो सकता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, जो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ठीक है। आपका टूथ क्यों डिके होता है? ये जो कैविटी क्यों होती है दांतों में? आप खाना खाते हो, मीठा ज़्यादा खाते हो, तो मीठे को ना तोड़ने के लिए हमारे एंजाइम और एसिड रिलीज करते हैं, ठीक है, और मीठा भी टूट के एसिड रिलीज करता है। हमारे जो माउथ है उसका पीएच 5.5 से कम चला जाता है। जब इससे कम चला गया ना, तो हमारे दांत सड़ने लगते हैं, क्योंकि दांत बने हैं, हमारा इनामल बना है कैल्शियम फॉस्फेट से, वो उसको डिग्रेड करने लगता है एसिड, धीरे धीरे कैविटी आने लगती है। सोल्यूशन क्या है? ब्रश करो, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अब सॉल्ट के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। सॉल्ट क्या होता है? एक बाई प्रोडक्ट है एक एसिड और बेस को मिलाने का। सॉल्ट के हमारे घर में क्या यूज है? हम सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं। खाने का टेस्ट तो बनाता ही बनाता है, हमारे मसल्स को स्ट्रांग रखता है, हमारी ब्रेन एक्टिविटी जो है, हमारा नर्वस सिस्टम वो अच्छे से फंक्शन, सॉल्ट उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इवन मसल एक्टिविटीज में।
लेकिन सॉल्ट सिर्फ NaCl तक सीमित नहीं होता, वो एक न्यूट्रल सॉल्ट है। जब आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाते हो तो जितने हाइड्रोजन आयन निकलेंगे उतने ही OH आयन निकलेंगे, तो सॉल्ट बनता है न्यूट्रल, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हमारा एसिडिक सॉल्ट बनाता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे OH से, तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा होने की वजह से यहाँ pH 7 से कम होगा, एसिडिक सोल्यूशन होगा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पे, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है, OH आयन ज्यादा होंगे हाइड्रोजन आयन से, तो इस सोल्यूशन के अंदर OH आयन ज्यादा होने से उसका pH सोल्यूशन का 7 से ज्यादा होगा, मतलब वो एक बेसिक सॉल्ट है। दोनों वीक मिलाते हो, इट कैन बी न्यूट्रल, जनरली यही होता है, बट इट कैन बी एसिडिक और बेसिक ऑल्सो। ऐसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसके लिए हमें इनकी एग्जैक्ट स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली बात है। अब मैं आपको बता दूं, इस NaCl की हेल्प से हम बहुत सारे और सॉल्ट भी बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। सोडियम क्लोराइड की हेल्प से बहुत सारे सॉल्ट बनते हैं। वन ऑफ द सॉल्ट इज द योर बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, बट इसकी हेल्प से कुछ कमर्शियली बने हुए सब्सटेंस भी बना सकते हैं जो कमर्शियली बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं। वन इज लाइक एल्कली। तो सोडियम क्लोराइड को जब तुम पानी में डालते हो, इसको बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। एक सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है सॉल्ट वाटर का। इसमें से जैसे ही तुमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये टूट जाता है। टूटने पे तुम्हारा क्या बनाता है, इस सोल्यूशन के अंदर सोडियम आयन पड़े हैं, क्लोराइड आयन पड़े हैं, H पॉजिटिव आयन पड़े हैं, OH आयन पड़े हैं। ये इलेक्ट्रोलिसिस के लिए मैंने चेंबर ले लिया, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक ले लिया, इसके अंदर ये सारे आयन पड़े हैं, सोडियम आयन, हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड आयन, OH आयन। इनके बीच में कॉम्पिटिशन है कहाँ जाने का, कैथोड और एनोड पे, क्योंकि ये बैटरी के एक सोर्स से जुड़े होते हैं, ठीक है। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, कैथोड नेगेटिव, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसलिए वो नेगेटिव है। ये पॉजिटिव क्यों है, इधर जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो उसको बैटरी को भेज देगा, नेगेटिव चार्ज को दूर कर रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन आए तो इन दोनों में कंपटीशन हुआ। ये कंपटीशन कौन जाता है इलेक्ट्रॉन को लेने का, हाइड्रोजन, क्योंकि ये तो मेटल है, मेटल इतने इलेक्ट्रॉन मतलब एक्सेप्टर अच्छे नहीं होते। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन आयन जाएगा, हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन लेगा, एक बारी में 2 हाइड्रोजन आयन। क्यों, क्योंकि 2 हाइड्रोजन मिलके ही H2 बना सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इधर निकल जाती है। ऑन द अदर हैंड एनोड पे क्या होता है, इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है, क्योंकि एनोड एनायन को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। इन दोनों में से क्लोराइड आयन जाता है, एक बारी में 2 क्लोराइड आयन जाएंगे, 2 नेगेटिव चार्ज कैरी किए हुए, उनको दूर भगाना चाहते हैं, तो क्लोरीन गैस बन गई और 2 इलेक्ट्रॉन बन गए। तो क्लोरीन गैस यहाँ से निकल गई एनोड की तरफ से, इलेक्ट्रॉन उसने बैटरी को भेज दिए, क्योंकि एनोड का काम ही है इलेक्ट्रॉन दूर भगाना, दूसरी साइड भेजना, ठीक है। तो कैथोड पे मिली हाइड्रोजन, एनोड पे मिली क्लोरीन गैस। अब इस सोल्यूशन के अंदर बाकी क्या रह गया, इस सोल्यूशन के अंदर बाकी हमारा रह गया है, ओके, इस सोल्यूशन के अंदर बाकी हमारा रह गया है Na पॉजिटिव बच गया और OH। वो NaOH की फॉर्म में देखो यहाँ पे था, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये एक दूसरे से कंबाइन कर लेते हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स ईच अदर। NaOH क्या करता है, इधर से हम उसको निकाल लेते हैं, ऊपर से गैस निकल गई, हल्की होती है, ये सोल्यूशन है, NaOH हम इधर से निकाल लेते हैं, जो नियर कैथोड साइड से निकालते हैं हम, ठीक है। तो हाइड्रोजन मिला, क्लोरीन मिली, NaOH मिला। क्लोरएल्कली क्यों बोलते हैं, क्लोरीन मिलती है एनोड पे, ठीक है, एल्कली मिली मुझे नियर कैथोड पे, ठीक है, NaOH, ओके। हाइड्रोजन गैस का यूज क्या है, इट्स अ वेरी गुड रॉकेट फ्यूल। अगर आप इसको वेजिटेबल ऑयल वगैरह से पास करो तो इससे हम वेजिटेबल घी, मार्जरीन, ये सब भी बना सकते हैं, ठीक है। अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन चाहिए जो फर्टिलाइजर बनाता है। क्लोरीन गैस को हम वाटर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, बैक्टीरिया को किल करता है। पीवीसी वगैरह बनाने में, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिनकी पाइप्स वगैरह, होजेस वगैरह बनते हैं, ठीक है। इस चीज से हम ब्लीचिंग पाउडर भी बनाते हैं, जो मैं अभी बताऊंगी। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पे बना, मेटल की डीग्रीसिंग के काम आता है। मेटल को थोड़ा जंग वंग लग गई है, उसको हटाने में, कोरोड जो हो गई है उन सबको हटाने में, उसकी ग्रीस वगैरह हटाने में। पेपर फॉर्मेशन में एक सोल्यूशन यूज होता है, हम सेलुलोज को डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, उसकी हेल्प से विस्कॉस बनता है, फिर उससे पेपर भी बनाते हैं और कुछ आर्टिफिशियल फाइबर भी बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जो मेरे को तीनों प्रोडक्ट मैंने कमर्शियल लेवल पे इस प्रोसेस को किया, क्लोरएल्कली कहलाती है, ठीक है। उस प्रोसेस से मुझे क्या मिल गया, क्लोरीन। उस क्लोरीन को मैं अगर ड्राई स्लेक्ड लाइम से पास कर दूं, विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे पास करूंगी, एक कैल्शियम है, 2 OH है, क्लोरीन है, एक कैल्शियम ऑक्सीजन Cl2 को लेके जाके कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बना लेता है, विच इज ब्लीचिंग पाउडर, और पानी निकल गया। देखो यही बचा ना, H and OH, वो पानी बन गया, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या है, ये क्लोरीन स्टोर करके रखता है। तो इट इज ऑल्सो यूज इन वाटर ट्रीटमेंट, वाटर में डाल के इससे क्या कर सकते हो, बैक्टीरिया को किल कर सकते हो। ब्लीचिंग पाउडर है तो लिनन को
और ये जितने भी कॉटन फाइबर वगैरह है उनको ब्लीच करने के काम तो ये आता ही आता है। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो, क्योंकि इसीलिए वो ब्लीच कर पाता है, वो कलर को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, याद रखिए इसको। चलिए अब मैं आपको आगे बताती हूँ। जैसे मैंने बताया NaCl की हेल्प से हमने क्या बना लिया, NaOH बना लिया, हाइड्रोजन क्लोरीन बना ली, वो क्लोरीन निकली, उससे ब्लीचिंग पाउडर बन गया। इस NaCl की हेल्प से हम और भी सब्सटेंस बना सकते हैं। वन इज बेकिंग सोडा। मैंने NaCl को किससे पास किया, अमोनिया से पास किया। सबसे पहले पानी के साथ मिक्स किया, NaCl पानी मिलके ब्राइन सोल्यूशन बनाता है। ठीक है, इस ब्राइन को मैंने अमोनिया से पास किया, इसको हम अमोनिकल ब्राइन बोलते हैं। इसको अमोनिया से पास करने पे क्या बनता है, अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन में मैंने CO2 पास कर दिया। अब देखो क्या बनता है, बहुत ही प्यार से समझो इस चीज को। NH3 को HCl चाहिए, जैसे मिलता है उसका काम खत्म, तो यहाँ से Cl ले जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले जाएगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड की फॉर्म में निकल गया, पानी में पड़ा है, घुल जाता है, मिक्स हो गया। अब क्या बचा, एक Na बचा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा, NaH हो गया, CO2 और एक ऑक्सीजन, ये रही CO3, तो यहाँ पे बन जाता है NaHCO3। ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। उस सोल्यूशन में अच्छे से घुलता नहीं है, हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, फिल्टर करके ड्राई कर लेते हैं। तो हम बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं, अमोनिकल ब्राइन में से CO2 पास करके। ठीक है, ब्राइन लिया, अमोनिया पास की, फिर CO2, अमोनिकल ब्राइन से CO2 पास करके, इसको सॉल्वेज प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, काम क्या है इसका, जैसे इसको हीट करोगे CO2 गैस रिलीज करती है, तो खाने में डालोगे, खाना सॉफ्ट और फ्लफी बन जाएगा, क्योंकि गैस भर जाएगी उसके अंदर। एंटासिड तो है ये, क्योंकि एक मेरा माइल्ड बेस है ये। ठीक है, मेटल के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सब बेसिक होते हैं नेचर में। और अगर बात करूं, इसकी हेल्प से हम बेकिंग पाउडर बना सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यूज इसका ये है कि इसकी हेल्प से हम बेकिंग पाउडर बना सकते हैं। बेकिंग सोडा एक कंपाउंड था बच्चों, बेकिंग सोडा वाज अ कंपाउंड, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर। ठीक है, तो ये बेकिंग सोडा था। बेकिंग सोडा में से मैंने क्या, कोई भी एक ऑर्गेनिक एसिड मिक्स कर दो। ठीक है, वी विल मिक्स एनी ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, वी विल मिक्स एनी ऑर्गेनिक एसिड। तो बेकिंग सोडा से जैसे ऑर्गेनिक एसिड मिक्स करोगे तो होगा क्या, ये मेटल का बाइकार्बोनेट है, तुम उसमें से एसिड मिक्स कर रहे हो, तो मैं रिएक्शन पहले करा चुकी हूँ, बनता है सॉल्ट वाटर CO2। तो ये मेटल का एसिड के साथ सॉल्ट बनेगा। ठीक है, जैसे वहां पे हमारा बनता था, अगर ये सोडियम मेटल होती थी और एसिड था मेरा H2SO4, तो कौन सा सॉल्ट बनता था मेटल का, सोडियम सल्फेट। इसी तरीके से यहाँ मेटल का कौन सा सॉल्ट बनेगा, सोडियम टार्टरेट। सोडियम है यहाँ पे, टार्टरिक एसिड विल बी टार्टरेट, सोडियम टार्टरेट नाम का सॉल्ट बन गया, वाटर CO2। तो जनरली हम खाने में बेकिंग सोडा से ज्यादा बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। रीजन बीइंग, अगर बेकिंग सोडा तुमने डायरेक्टली यूज किया खाने में, तो वो सोडियम कार्बोनेट निकाल के देगा हीट करके। ये इसका सॉल्ट काफी, इसका टेस्ट काफी बिटर होता है, क्योंकि ये वॉशिंग सोडा में यूज होने वाला कॉम्पोनेंट है। आपके खाने में डिटर्जेंट जैसा स्मेल आएगा और बिटर भी हो जाएगा खाना। लेकिन अगर तुम बेकिंग पाउडर डालोगे, इसने मेटल का एक ऑर्गेनिक एसिड का सॉल्ट बनाया है, मतलब ये एक फ्रूट में होता है टार्टरिक एसिड, ये एक फ्रूट सॉल्ट बना है, और फ्रूट सॉल्ट का जो टेस्ट है खराब नहीं होता, बल्कि प्लेजेंट होता है, तो इसलिए ये बढ़िया है, इसको यूज करो। और CO2 तो निकल ही रही है, CO2 के निकलने से आपका खाना सॉफ्ट और फ्लफी भी बनेगा, काम खत्म। समझे कि नहीं, मेक सेंस, बढ़िया बात है। तो वॉशिंग सोडा कैसे बनाओगे, पिछले स्टेप में हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट निकाला, तुम उसको हीट कर दो, ये भी मैंने बताया था, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 गैस बनेगी। ठीक है, 2 मोल ले लो। जैसे ये सोडियम कार्बोनेट मिल गया मुझे हीट करके, अब मैंने इसमें से पानी पास किया, तो एक सोडियम कार्बोनेट के पास कैपेसिटी होती है 10 मॉलिक्यूल को अपने स्ट्रक्चर का हिस्सा बनाने की। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यही तुम्हारा वॉशिंग सोडा है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये क्या है, तुम्हारा वॉशिंग सोडा है, जो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट से बनता है। पानी डाल के थोड़ा हीट करोगे, फिर रूम टेम्परेचर पे कूल डाउन होने लगोगे, क्रिस्टल आने लगेंगे इसके। बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि मेटल का कार्बोनेट है। ठीक है, बेसिक सॉल्ट है, याद रखना। और इसमें क्या होता है, इसका यूज क्या है, वॉशिंग प्रॉपर्टीज तो है ही, तो इट्स अ वेरी गुड क्लेंजिंग एजेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट इससे बोरैक्स बनाते हैं, फिर उससे ग्लास भी बनता है। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के काम आता है। ठीक है, पानी में हार्डनेस है, मतलब उसके अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम के कंपाउंड है, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट, ठीक है, क्लोराइड,
तो उनके साथ रिएक्ट कर लेता है, ये रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। रिएक्ट किया, प्रेसिपिटेट होके नीचे बैठ गया, उस पानी को फिल्टर कर लो, पानी में जो उसको हार्ड बना रहे थे वो प्रेसिपिटेट आउट हो गए सब्सटेंसेस, पानी सॉफ्ट हो गया। सॉफ्ट होने का मतलब जब तुम उसे हाथ धो पाओगे, ऐसा नहीं है कि वो स्कम बना रहा है मतलब प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है, मतलब सोप में लादर बन ही नहीं रहा है ना, वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी देखा कुछ सब्सटेंसेस में कुछ वाटर मॉलिक्यूल ऐसे अटैच थे, वो क्यों होता है बच्चों? कभी कभी ये वाटर मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड के साथ जब अटैच होते हैं ना, उसको एक अच्छी खासी स्ट्रक्चर देते हैं और उसको एक अच्छा खासा कलर देते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो जाती है उसकी, क्रिस्टल जैसी। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है थोड़ी ग्लासी टाइप में जो अपीयरेंस होती है, और कलर भी मिलता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? एक फिक्स वाटर मॉलिक्यूल, जितनी उसके पास जगह है वो उसकी किसी भी सॉल्ट के एक फॉर्मूला यूनिट का हिस्सा बन जाए। ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट का एक्चुअल कलर व्हाइट होता है, जब वो 5 मॉलिक्यूल पानी के साथ मिलाता है ना, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, तो उसका ब्लू कलर आता है, इसीलिए उसको ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। विट्रॉल का मतलब है ग्लासी, ग्लास जैसी अपीयरेंस, यानी कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो ऐसे सॉल्ट को तुम क्या बोलते हो बच्चों? हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हो। ठीक है, यू कॉल देम हाइड्रेटेड सॉल्ट। जब पानी निकाल लोगे उससे, उसको हीट करके, तुम इसको क्या बोलोगे? एनहाइड्रस सॉल्ट, क्योंकि तुमने उसका पानी निकाल दिया, एनहाइड्रस सॉल्ट। अब इसको ऐसे ही छोड़ जाओ, हीट करने के बाद लैब में छोड़ जाओ, 3-4 दिन बाद आओ, कलर वापस ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा एटमॉस्फेयर से। ठीक है, तो बहुत सारे कंपाउंड में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच होता है, जो उसको एक अच्छी खासी कलर देता है और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी देता है। एक एग्जाम्पल इसका जिप्सम भी है। जिप्सम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। इसका काम क्या है? जब आप इसको हीट करते हो एक फिक्स टेम्परेचर पे, और वो फिक्स टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस, विच इज 373 केल्विन। इसके अंदर का हाफ मॉलिक्यूल इसके पास बच जाता है, और जो बाकी का 1.5 है ना, यानी कि 3/2, वो उड़ जाता है, इवेपोरेट हो गया। और वो इसको बना के क्या बोलते हैं हम? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम क्या है? कोई हड्डी टूट गई इंसान की, गिर विर गए, तो वो क्या करते हैं? बैंडेज लेके वो पीओपी लगा के पानी में मिला के लगाने लगते हैं। तो क्या होता है? हार्ड मास में सेटल हो जाता है। क्यों? जब आप पीओपी को पानी में मिला के लगाते हो ना, वो पानी के साथ मिक्स होके कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O एब्जॉर्ब करके हार्ड होता चला जाता है और जिप्सम बना लेता है, हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो हिलेगा नहीं तो वो हड्डी जुड़ जाएगी। फिर आपको सप्लीमेंट वगैरह तो मिलते ही हैं, प्रोटीन वगैरह के, है ना। प्रिपेयरिंग स्टैचू, जो कास्ट ऑफ स्टैचू होता है, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा में हम यूज करते हैं। पुट्टी जो होती है, कोटिंग वॉल्स, फॉल सीलिंग में जो हम सुंदर सुंदर पीओपी के डिजाइन बनाते हैं, सब किससे होता है? इसी से, पीओपी से होता है, विच इज दिस प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब आधा, जैसे हेमीस्फेयर। ठीक है, ये फिक्स मॉलिक्यूल और पानी के साथ ही जुड़ सकते हैं। बच्चे पूछ सकते हैं कि मैम ये आधा मॉलिक्यूल कैसे हो सकता है? ये बस आपको समझाने के लिए कि एक कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल को शेयर कर सकता है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 कैल्शियम सल्फेट 2 × 1/2 1 हो जाएगा। एक्चुअली में होता क्या है? 2 कैल्शियम सल्फेट एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं बीच में, तो इसलिए हर एक के पास कॉन्ट्रीब्यूशन आधा आधा होता है। ये आसान भाषा में तुमको समझाने का तरीका है, बस, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो याद रखना पीओपी इज अ फायर प्रूफ मटीरियल ऑल्सो। क्यों? क्योंकि जब आप उसको डालोगे वो पानी भी रिलीज करेगा और ऑक्सीजन की सप्लाई को भी कट कर देता है। तो पीओपी को हम फायर प्रूफ मटीरियल, इवन बहुत सारे ऑफिस स्पेस में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, हर जगह हम पीओपी की कोटिंग जरूरी मानते हैं, क्योंकि ये जब फायर एक्सपर्ट्स आती है, चेक करते हैं ना, तो दे मेक श्योर कि ऐसा हो, सही प्रैक्टिसेस हो, वरना उनका लाइसेंस रिजेक्ट हो जाता है, सबकी सेफ्टी के लिए, कि आग वाग लग जाए तो यू आर हैविंग द राइट मेजर्स। ठीक है, दिस इज वन ऑफ देम, और बाकी सब यूजेस तो मैंने आपको बताई दी है। ओके, तो आई थिंक दिस इज इट, आप अच्छे से समझ गए हो इसको। हाँ जी, दिस इज इट, अच्छे से समझ गए हो। एक होमवर्क सवाल दे दूं आपको, ठीक है? आप मुझे बताना इस रिएक्शन को पूरा करके। ठीक है, मेरे पास रिएक्शन है, सॉरी, हाँ, मेरे पास रिएक्शन है जिंक हाइड्रोक्साइड, नहीं ये भी नहीं देते, हाँ, जिंक ऑक्साइड एंड NaOH। थोड़ा सा मैंने कुछ चेंज किया है इसमें, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करना। ठीक है, जिंक ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है, मेटल के ऑक्साइड के साथ मैंने बेस डाल दिया। ठीक है, तो करने की कोशिश करोगे बच्चों? पक्का? प्रॉमिस? ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए हो। थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, बट मैम भावनाओं में बह गई। आई एम श्योर मैंने आपको अच्छे से हर एक चीज समझाई है।
तो इसको फॉलो ज़रूर करिएगा एंड मुझे बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दूसरों को ज़रूर भेजिएगा, आपके जितने दोस्त हैं उनको, क्योंकि उनका भी भला होगा। होमवर्क का आंसर ज़रूर करिएगा एंड क्विक रिविजन के लिए यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस। ऑलमोस्ट 30-35 मिनट्स में हमने उसको रिवाइज करा दिया, ठीक है। So see you next time. Take care. Bye bye. Hasta la vista, atoms.